हाँ चलो। लास्ट क्लास में फैराडेज लॉ के कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे। 5-6 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, उसको पहले देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन था इंटेक्स क्वेश्चन का। इफ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, ये बनाया क्या फैज क्वेश्चन है? कौन सा बनाया, बता जल्दी। क्या दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में? इफ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर flows through a metallic wire for 2 hours, then how many electrons flow through the wire? ये बना क्या है ना? आपको दिया हुआ है, करंट दिया है, टाइम दिया है। टाइम को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेना और करंट से मल्टीप्लाई कर देना, ये टोटल चार्ज आ जाएगा। कितना आ रहा है चार्ज मल्टीप्लाई करने पर? चार्ज चार्ज 3600 कूलम। जब आपने आई इंटू टी किया तो क्यू आ रहा है 3600 कूलम। ठीक है, अब हमें पता है कि 96,500 कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाँ या ना? एवोगाड्रोस नंबर का निकाला था ना हमने, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट वाज 1 फैराडे। तो अब यहां से निकल जाएगा कि इतने कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक कूलम में दिस डिवाइडेड बाय 96,500 और 3600 कूलम में निकालना है, तो इसी को 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऑन सॉल्विंग वी विल गेट फाइनल आंसर क्या आया है? 2.246 इंटू 10 to the power 22 इलेक्ट्रॉन्स। आ रहा है क्या ये? चलो, इसी के बाद एक क्वेश्चन और था। ये क्या, ये कौन सा क्वेश्चन था? 10th ना? हाँ वो भी चलेगा, एक ही मतलब है, एक ही मतलब है कि आपको टोटल चार्ज पता है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 to the power -19 होता है, तो Q इज इक्वल्स टू एन करके एन निकालना है। वही चीज है, वही तो है, अपन ने भी तो ये किया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 12। ये डाइक्रोमेट वाला क्वेश्चन था, दिख रहा है? ऐसे ही अपन ने मैंगनीज वाला क्वेश्चन किया था, MnO41 नेगेटिव वाला, याद है? वहां पे अपन ने Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था। वैसे यहाँ पे किसका निकालना है आपको? डाइक्रोमेट, Cr2O7 2 नेगेटिव। कितना है यहाँ पे क्रोमेट? 6। और कन्वर्ट किस में करना है? +3। यानी कि 6 से 3 के लिए हमको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, पर 2 क्रोमियम है ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। एक डाइक्रोमेट को क्रोमियम आयन में कन्वर्ट करने के लिए वी नीड 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये है क्या? हाँ तो फिर तो ये करने का जरूरत ही नहीं था ना। हाँ तो फिर तो 6 कूलम होगा आंसर। 6 कूलम है 1 मोल। ठीक, तो आंसर हो जाएगा 6 कूलम, बोल रहा हूँ 6 फैराडे, 6 फैराडे। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर। हाँ जी, तो वही तो है ना, 6 फैराडे मतलब 6 इंटू 96,500। हाँ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 चारों। कोई डाउट किसी क्वेश्चन में? 13 में क्या बोल रहा है? दो पार्ट है 13। अगर आप कैल्शियम क्लोराइड को इलेक्ट्रोलाइज करोगे तो 20 ग्राम कैल्शियम के लिए कितना इलेक्ट्रिसिटी पास करना पड़ेगा? 20 ग्राम कैल्शियम। तो अगेन अपना बेसिक क्या बोलता है? Ca2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव यू Ca। यही है बेसिक। यानी कि एक कैल्शियम आयन को या एक कैल्शियम एटम को डिपॉजिट करने के लिए यू नीड 2 इलेक्ट्रॉन, ये बोल रहा है। तो 1 मोल के लिए क्या चाहिए? 2 मोल, यानी कि 2 फैराडे चाहिए। किसके लिए? 1 मोल। 1 मोल यानी कि 40 ग्राम। कहां से आया 40? कैल्शियम का मोलर मास। ठीक है, बस यहीं से तो हमारा क्वेश्चन चालू हो जाएगा ना कि 40 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए 2 फैराडे चार्ज लग रहा है, तो अपन को कितना करना है? 20, तो 1 फैराडे लगेगा। हाफ कर देंगे ना, तो सिंपल है, कोई कैलकुलेशन भी ज्यादा टफ नहीं है इसमें। आंसर आ जाएगा 1 फैराडे यानी कि 96,500 कूलम। ठीक है, और सेकेंड पार्ट क्या था? 40 ग्राम एल्यूमिनियम चाहिए था Al2O3 से, तो Al3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Al, है ना? यानी कि
3 फैराडे 27 ग्राम इज डिपॉजिटेड बाय 3 फैराडे, आया ना? तो अपने को कितना चाहिए? 40। तो 40 के लिए क्या करना पड़ेगा? 3/27 इंटू 40। ये हो जाएगा आपका 9 टाइम्स में 40/9 कितना हो जाएगा? 3 पॉइंट समथिंग, सॉरी 4 पॉइंट समथिंग, 4.44, 4.44 फैराडे। कूलम नहीं ना, आंसर फैराडे में आएगा, फिर मल्टीप्लाई कर देना 96,500। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में से एक पार्ट तो हमने किया था क्लास में, Fe2O3 वाला, वाटर वाला बना क्या? हाँ, क्या है उसका आंसर? हाँ 2 फैराडे ना, मतलब देखो उस वो भी ऐसे बन जाएगा कि O2 नेगेटिव O बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो 1 मोल चाहिए, तो ये भी 2 मोल हो जाएगा, यानी कि 2 फैराडे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 फैराडे, या फिर 2 × 96,500। ठीक है, ओके। उसके बाद और 14 का हो गया। 15 सॉल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट, 15 16 दोनों इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया है क्लास में ना। A solution of nickel nitrate is electrolyzed between platinum electrode using a current of 5 ampere for 20 minutes. अगेन दोनों को मल्टीप्लाई करके चार्ज आ जाएगा, बस सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 20 मिनट्स को आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा 1200 सेकंड्स। मल्टीप्लाई करोगे तो चार्ज कितना आ रहा है? 6000 कूलम। चार्ज आएगा 6000 कूलम। ओके, उसके बाद क्या निकालने बोला आपको? व्हाट मास ऑफ निकल विल बी डिपॉजिटेड एट द कैथोड। निकल का एटॉमिक मास भी दिया है 58, दिया था ना क्वेश्चन में? नहीं दिया था, तो फिर आप लोग कहाँ? हाँ, ऐसे नहीं तो अपन निकाल भी सकते हैं, है ना? आप नेट से देखिएगा, किससे देखे? निकल का कितना देखे? 58। ठीक, तो निकल का 58.7 होता है एक्चुअली, 58.7 वही लेके बनाना था। तो अगेन निकल का बेसिक क्या होगा? Ni2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू निकल। ठीक है, यानी कि 58.7 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए 2 फैराडे। 9 लेके किया हो क्या? चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 58.7 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए 2 फैराडे लगा। अपन को कितना चार्ज दिया हुआ है? तो उल्टा लेना पड़ेगा, मतलब 2 फैराडे ने 58.7 ग्राम डिपॉजिट किया, तो 6000 कूलम डिवाइड बाय 2f इंटू 6000 हो जाएगा। ये कितना आया इसका आंसर? 1.825 आंसर आएगा, 1.825 ग्राम। इतना निकल डिपॉजिट होगा ऑन सप्लाइंग 5 एम्पियर करंट फॉर 20 मिनट्स। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 भी हमारा एक क्वेश्चन जो हमने किया था, सिल्वर वाला एक क्वेश्चन किया था ना, सिल्वर नाइट्रेट एंड कॉपर सल्फेट वाले क्वेश्चन किए थे कि हम एक पर्टिकुलर शायद 2.5 एम्पियर करंट था क्या, कि 2.5 एम्पियर करंट को हम तब तक पास करा रहे हैं जब तक सिल्वर का 1.078, हाँ 1.078 ग्राम डिपॉजिट ना हो जाए। ये था क्वेश्चन। दो चीजें पूछी थी उसमें, कितना देर तक करंट दिया आपने, टाइम निकालना था, और दूसरा क्वेश्चन क्या था उसमें कि उतनी देर में कॉपर कितना डिपॉजिट होगा। अब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रोलाइट सीरीज में ले लिए हैं, तो इसलिए आपको अगेन टाइम पूछा कितनी देर तक आपको करंट पास कराना है, कितना करंट पास करा रहे हैं? 1.5 एम्पियर, और तब तक पास कराना जब तक कि 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट ना हो जाए। बस नंबर तो चेंज हुआ है, वहां 1.078 ग्राम था, यहाँ पे 1.45 ग्राम है, तो टाइम निकल जाएगा। टाइम निकालना तो वही है जैसे अपन ने वहां किया था। फिर यहाँ पे 2 बार करना पड़ेगा, पहले वहां पे हम सिर्फ कॉपर के लिए किए थे, यहाँ में 2 बार करना पड़ेगा, कॉपर के लिए भी और फिर जिंक के लिए। ठीक है, तो क्या क्या आंसर आ रहा है? टाइम कितना आया? सेकेंड्स में आएगा टाइम 863.7, सेकेंड्स में आएगा 863.7, जिसको आप मिनट में कन्वर्ट करोगे तो दैट विल बी 14 मिनट्स 24 सेकेंड्स। नहीं किया क्या? हाँ, बाकी सारे किया है। तो लास्ट वाला भी तो
एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन तो है, सिर्फ एक इलेक्ट्रोड एक्स्ट्रा ले लिए हैं, एक सेल और ले लिए हैं, मतलब जिंक वाला, वरना हमने सिल्वर और कॉपर का एक साथ किया है। ओके, तो ये टाइम हुआ अब, और टोटल चार्ज कितना आ रहा था, 1295.6 कूलम आ रहा होगा, ये टोटल चार्ज है। अब इतना ही चार्ज कॉपर में दोगे, इतना ही चार्ज जिंक में दोगे, तो कितना कितना कॉपर और जिंक डिपॉजिट होगा। तो कॉपर का आंसर है 0.426 ग्राम, कॉपर 0.426 ग्राम डिपॉजिट होगा, और जिंक डिपॉजिट होगा 0.438 ग्राम। नहीं किया तो लास्ट वाला नहीं बन रहा है कि बनाए नहीं है, क्या प्रॉब्लम है आपको? करंट दिया था I इज इक्वल्स टू 1.5 एम्पियर, टाइम आपको निकालना था, और निकल कितना, सॉरी सिल्वर कितना डिपॉजिट हो रहा है, 1.45 ग्राम। ये तीन डेटा गिवन है, इनफैक्ट दो ही डेटा गिवन है, यही दो। तो आपको निकालना है पहले टाइम कितना देर तक इलेक्ट्रिसिटी दिए होंगे कि इतना सिल्वर डिपॉजिट हो जाए। तो अपने पास सिल्वर का क्या है बेसिक, कि Ag पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो तो Ag आता है, यानी कि 107.8 ग्राम सिल्वर के लिए वी नीड 96,500 कूलम, करेक्ट? यही तो बेसिक है, यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो हमको डिपॉजिट करना है 1.45, तो यहां से पता चल जाएगा कितना कूलम। तो 1.45 के लिए कितना कूलम हो जाएगा, 96,500 अपॉन 107.8 इंटू 1.45। इसको सॉल्व किए होगे तो इसका आंसर आया होगा 1295.6, 1295.6 कूलम, इसके आसपास जो भी आया आपका, कितना आया इसने बनाया, कितना आया इसका आंसर। और इसको 107.8 लिए हैं कि 108 लिए हैं? हाँ, तो 108 लिए तो ही आएगा, वरना थोड़ा और ज्यादा आएगा, है ना? तो ये 108 लेके सॉल्व कर रहे हैं। देखो पिछले क्वेश्चन में 107.8 क्यों लिए थे, क्योंकि क्वेश्चन में 1.078 दिया हुआ था, इससे कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो गया था हमारा, याद है? ठीक है, तो इतना कूलम पता चल गया कि इतना चार्ज दिए हैं इसको। अब चार्ज पता है, करंट पता है, तो टाइम निकल जाएगा। टी इज इक्वल्स टू कितना, क्यू बाय आई। टी इज इक्वल्स टू, अरे आई इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी होता है ना, तो टी इज इक्वल्स टू क्यू बाय आई। ये चार्ज हो गया 1295.6 अपॉन करंट हो गया 1.5, ये आएगा 800 कितना, 863.7। ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। आप यहां भी इतने में भी छोड़ सकते हो, जरूरी नहीं मिनट में कन्वर्ट करो, फाइनल सेकंड्स में भी कन्वर्ट करके छोड़ सकते हो, ठीक है? ये क्लियर है यहां तक? अब हमको पता चल गया कि चार्ज कितना गया है, यही सेम चार्ज तो बाकी दोनों सेल में भी जा रहा है ना, क्योंकि तीनों सेल सीरीज में है। तो अगेन कॉपर का बेसिक क्या है, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू कॉपर, और जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू जिंक, ठीक है? अब अगेन इसमें भी आपको 96,500 कूलम देना पड़ रहा है, इसमें भी 96,500 कूलम देना पड़ रहा है, तब जाके इनके मोलर मासेस डिपॉजिट हो रहे हैं। बट हम दे कितना रहे हैं, तो दोनों के मासेस निकल जाएंगे, ठीक है? कॉपर का 63.5 था ना, 63.5, ये तो उस क्वेश्चन में भी यूज किए थे 63.5। कॉपर का मोलर मास कितना होता है, 63.5, और इसमें जस्ट ये 5 और 3 को रिप्लेस कर दो तो 65.3। जिंक का 65.3, कॉपर का 63.5, ठीक है? अब निकल जाएगा आगे, इसको डिवाइड करेंगे 96,500 से, मल्टीप्लाई करेंगे 12595.6 से, इसको भी सेम मल्टी डिवाइड करेंगे 96,500 से और मल्टीप्लाई करेंगे इससे, क्योंकि चार्ज तो इतना ही दे रहे हैं ना। ये जो लिखा हुआ है ये तो 1 मोल के लिए है, पर अपन को 1 मोल थोड़ा बनाना है, उतना तो चार्ज ही नहीं है ना हमारे पास। चार्ज कितना है, दिस मच, तो उससे निकल जाएगा दोनों, ठीक है? सेम क्वेश्चन किया हम लोग, आप लोग ट्राई नहीं करना चाहते हो? अगर वही क्वेश्चन को देख करके भी इसको बनाते जाते ना, तो आराम से ये क्वेश्चन बन जाता। बस एक काम एक्स्ट्रा था कि यहाँ पे जिंक भी था, बस ये 2 स्टेप बढ़ते पिछले क्वेश्चन से, बाकी तो पूरा क्वेश्चन सेम था। बस 2.5 एम्पियर की जगह करंट 1.5 एम्पियर लिए, सिल्वर 1.078 की जगह 1.45 लिए। अब डेटा भी चेंज नहीं करेगा क्या, आया ना? अब क्वेश्चन एग्जाम में इसी क्वेश्चन को दूसरा डेटा दे दिया तो नहीं करोगे क्या क्वेश्चन, करोगे? वही चीज तो है, ठीक है? चलिए
नेक्स्ट अपन आगे बढ़े थे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस चालू किए थे, है ना। हमने देखा था कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, हाँ? हमने देखा था कंडक्टर्स क्या होते हैं, दे आर द सब्सटेंसेस व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। फिर देखा था कि दो टाइप के कंडक्टर्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक और दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स तो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में हमने क्या देखा था कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलाइट्स दो टाइप के थे, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, दे कैन बी एसिड, दे कैन बी बेस, दे कैन बी सॉल्ट, उनका एक्वस सॉल्यूशन या उनका मोल्टन फॉर्म, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी लिख रहे थे ना, कि उनका कंडक्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, ये लिख रहे थे। तो पहला पॉइंट हमने लिखा था क्या कुछ, हाँ, इलेक्ट्रोलाइट का नेचर, मतलब अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे, बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर द वन विच आर कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू देयर आयंस। 100% डिसोसिएशन होगा, तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, ज्यादा आयंस मिलेंगे, मोर कंडक्टिविटी। एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमने क्या देखा था कि कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। चलिए सेकेंड फैक्टर लिखेंगे, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, सेकेंड पॉइंट है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कैसा है, हाइफन डाल के लिखेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स आयनाइज मोर इन अ, इलेक्ट्रोलाइट्स आयनाइज मोर इन अ, इलेक्ट्रोलाइट्स आयनाइज मोर इन अ polar solvent, more in a polar solvent, to stop. Hence greater the polarity of the solvent, hence greater the polarity of the solvent, comma, greater is the ionization, greater is the ionization, and hence greater is the conductance, conductance, greater is the ionization and hence greater is the conductance। पढ़ो एक बार पॉइंट को, क्या लिखा आपने, तभी तो अपन एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं ना, क्योंकि हमें पता है पानी एक पोलर सॉल्वेंट है एंड योर इलेक्ट्रोलाइट्स आयनाइज मोर इन अ पोलर सॉल्वेंट। तो जितना ज्यादा पोलैरिटी होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स आयनाइज होंगे, उतने ज्यादा आयंस बनेंगे और उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी, ठीक है। सेकंड ये हो गया सेकंड। थर्ड लिखना, थर्ड, साइज ऑफ द आयंस, साइज ऑफ द आयंस and their solvation, size of the ions and their solvation, size of the ions and their solvation। हाइफन डाल के लिखे इसमें, greater the size of the ions, greater the size of the ions, greater the size of the ions or greater the solvation of ions, greater the solvation of ions, greater the solvation of ions, solvation का मीनिंग लिखना ब्रैकेट में, greater the solvation of ions ब्रैकेट में लिखिए, combination of ions with the solvent, combination of ions with the solvent, combination of ions with the solvent। देखो सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए कि वो आयनाइज कराए ज्यादा, ये नहीं कि आयंस जो बने उनके साथ मिक्स हो जाए, उसी को सॉल्वेशन बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस विद द सॉल्वेंट। अगर ऐसा होगा तो ये आयंस सॉल्वेंट के साथ बिजी हो जाएंगे, तो दे विल नॉट बी एबल टू कंडक्ट, तो उससे कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो लेसर इज द कंडक्टेंस, लेसर इज द कंडक्टेंस। पूरा पॉइंट क्या लिखा आपने, ग्रेटर द साइज ऑफ द आयंस
और ग्रेटर द सॉल्वेशन ऑफ आयंस लेस इज द कंडक्टेंस। ठीक है, साइज पे भी ऐसा होगा, देखो साइज अगर आयन का बड़ा है ना तो वो आपस में इंटरेक्ट भी करेंगे, है ना, इंटर आयनिक अट्रैक्शन और रिपल्शन भी होंगे, तो उसमें भी कंडक्टिविटी थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट लिखेगा। फोर्थ फैक्टर जिससे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर लिखेंगे हाइफन डाल के। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, on increasing the temperature, the dissociation increases। ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मोर एंड मोर सॉल्यूट विल डिसोसिएट इनटू इट्स आयंस। डिसोसिएशन समझ गए ना? ये अपने पढ़ा ना डिसोसिएशन एसोसिएशन सॉल्यूशन में भी, कि कुछ सॉल्यूट सॉल्यूशन के जाने, सॉल्वेंट में जाने के बाद डिसोसिएट हो जाते हैं अपने आयंस में, और कुछ आपस में एसोसिएट हो जाते हैं। दोनों ही से एबनॉर्मैलिटी आ रही थी ना, एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, तो the dissociation increases and hence conduction increases, and hence conduction increases, and hence conduction increases। and last factor लिखेंगे concentration of the solution, concentration of the solution, concentration of the solution, हाइफन डाल के लिखेंगे। higher the concentration of the solution, higher the concentration of the solution, higher the concentration of the solution, less is the conductance, higher the concentration of the solution, less is the conductance। अब इसका रीजन समझना क्यों ऐसा हो रहा है, वरना आपको तो लगेगा सर ये कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब अपन और सॉल्यूट डाल रहे हैं, तो उससे तो और आयंस बनने चाहिए ना। अब आप मान के चलिए कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जो पहले से ही अपने आयंस में डिसोसिएटेड है, अगर आपने उसका कंसंट्रेशन बढ़ाया, यानी कि उसमें और सॉल्यूट डाला, कंसंट्रेशन तो उसी से बढ़ाते हैं ना, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए सॉल्यूट और आप डालते जाओ, कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। यानी कि मीठा पानी को मीठा करना है तो और शक्कर डालते जाओ, उसका कंसंट्रेशन शक्कर का बढ़ते जाएगा। बट अगर उसी पानी को फीका करना है तो सॉल्वेंट डालते जाओ, यानी कि डायल्यूट करते जाओ, तो कंसंट्रेशन कम होता जाएगा। राइट, दोनों चीजें समझ में आ रही क्या बोल रहा मैंने? तो अभी क्या कर रहे हैं अपन, अगर आपने और सॉल्यूट डाला तो पहले से ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में बहुत सारे सॉल्यूट अपने आयंस में डिसोसिएटेड है, यहाँ पे बहुत सारे आयंस बढ़ जाएंगे, तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन बढ़ेगा, उससे कंडक्शन कम हो जाएगा। आपको लग रहा था कि आयंस बढ़ा दूंगा तो और कंडक्शन बढ़ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, है ना। मतलब ज्यादा भीड़ भी नहीं होनी चाहिए कि वहां पे वो आपस में ही अट्रैक्ट कर रहे हैं और कंडक्शन नहीं कर पाए। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में तो वैसे भी अगर आप और कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो कंप्लीटली आयनाइज हो भी नहीं रहे हैं। तो कंसंट्रेशन बढ़ाना इज नॉट द सोल्यूशन फॉर इंक्रीजिंग कंडक्टिविटी। इनफैक्ट अगर आप डाइल्यूशन करोगे ना तो कंडक्टिविटी बढ़ सकती है। कैसे? अगर आप डाइल्यूशन करोगे, पहले वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, मान लीजिए एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आपने उसमें डाइल्यूशन किया यानी कि और पानी डाला, तो इससे वीक इलेक्ट्रोलाइट और आयनाइज हो सकता है, क्योंकि उसको और पानी मिलेगा तो उनका आयनाइजेशन बढ़ सकता है, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। बात करते हैं स्ट्रॉन्ग की। देखो स्ट्रॉन्ग में कंसंट्रेशन हाई करने पर भीड़ बढ़ रही थी, बट अब क्या होगा, सॉल्यूट के आयंस तो इतने ही हैं इतने सॉल्वेंट में, अब आपने सॉल्वेंट डाला तो सॉल्वेंट के कारण पूरा ओवरऑल सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ गया, आयंस तो उतने ही है ना, तो अब वो थोड़े से दूर दूर हो जाएंगे, तो इंटर आयनिक अट्रैक्शंस कम हो जाएंगे, उससे कंडक्टिविटी बढ़ेगी। समझ रहे हैं? तो चलो उसको कंप्लीट करते हैं पॉइंट को पूरा। हायर द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, लेस इज द कंडक्शन या कंडक्टेंस, फुल स्टॉप। दिस इज बिकॉज, दोनों के लिए लिखेंगे, वीक के लिए भी और स्ट्रॉन्ग के लिए भी, और डाइल्यूशन करने पर कैसे बढ़ रहा है वो भी दोनों के लिए लिखेंगे। दिस इज बिकॉज इन अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, in a weak electrolyte, this is because in a weak electrolyte the ionization is less, the ionization is less, है ना। पहले से जो थे वो तो आयनाइज हो नहीं पा रहे हैं, आप और डाल दिए तो कहां से हो पाएंगे। हाँ, पानी और डाले होते तो उनको जगह मिलती तो शायद थोड़े और
आयनाइज हो जाते पहले वाले ही, तो उनका कंडक्टिविटी बढ़ जाता। बट वीक में अगर आप और सॉल्यूट डालोगे तो उसका कोई मीनिंग है, ऑलरेडी ऐसे सॉल्यूट हैं जो आयनाइज हुए ही नहीं है। एम आई क्लियर? ठीक है, हाँ। वेयर एज इन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, whereas in a strong electrolyte, whereas in a strong electrolyte, the interionic attractions, whereas in a strong electrolyte, the interionic attractions are high at higher concentration, are high at higher concentration। ठीक है, ये बात हो गई कंसंट्रेशन बढ़ाने की। अब डाइल्यूशन करते हैं, इसी पॉइंट में लिखेंगे विथ डाइल्यूशन। विथ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? एडिंग मोर सॉल्वेंट, जिससे डाइल्यूट होगा आपका सॉल्यूशन। विथ डाइल्यूशन, कॉमा, इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, आयनाइजेशन बढ़ जाएगा इनका, आयनाइजेशन इंक्रीजेस, ionization increases, ionization increases, and in case of strong electrolyte को क्या फायदा होगा? जगह ज्यादा मिल जाएगी तो इंटर आयनिक अट्रैक्शंस कम हो जाएंगे। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, इंटर आयनिक अट्रैक्शंस डिक्रीजेस, interionic attractions decreases, and hence conduction increases, and hence conduction increases। समझ गया क्या? ठीक है, तो ये थे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट लाइन डालिए, चलिए। रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस, ये दोनों चीजें सेम है कि ऑपोजिट है दोनों एक दूसरे के, है ना? जिस वायर का या जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका कंडक्टेंस कम हो जाएगा, है ना? कंडक्टेंस मतलब कितना इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट कर पा रहा है ना, हाउ मच करंट इट इज अलाउइंग टू फ्लो थ्रू इट। तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम होगा, ये तो अपन पढ़े ना, ओम्स लॉ पढ़े ना, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो वहीं से हमको समझ में आता है कि I इज इक्वल्स टू V बाय आर। तो जिस भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट कम होगा, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। ठीक है, आप लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज सुना है? तो कल ही पढ़े हो, क्या पढ़े हो बताओ, चलो। कैसा अरेंजमेंट होता है? कुछ ऐसा, और यहाँ क्या गैल्वेनोमीटर लगाते हो क्या? क्या लगाते हो तुम? कुछ भी लगा सकते हैं, ये तो बैलेंस देखने के लिए ना कि करंट जीरो हुआ कि नहीं। अगर आप गैल्वेनोमीटर लगाओगे ना तो आपको पॉइंटर दिखेगा कि पॉइंटर जीरो में है, मतलब करंट नहीं है ना? ये चार रेजिस्टेंसेस में आप क्या करते थे, ये वाले रेजिस्टेंस को वेरिएबल, इसको नाम देते हैं R1, इसको नाम देते हैं R2। मान लो ये अननोन रेजिस्टेंस है, इसको इसी का रेजिस्टेंस निकालना चाह रहे हो आप। व्हीटस्टोन ब्रिज का काम यही है, इट इज यूज्ड टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। ये है अननोन रेजिस्टेंस, नहीं पता मुझे क्या है। और R1 R2 इसको नाम देते हैं R3 और इसको नाम देते हैं R4। ये दोनों नोन रेजिस्टेंस है, ये वेरिएबल है, और ये अननोन है जिसको निकालना चाह रहे हैं। देखो नॉर्मल रेजिस्टेंस, नॉर्मल मेटल का वायर का अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो ये अच्छा तरीका, आप यहाँ पे वो मेटल के वायर को लगा दो तो आपको उसका रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। बट लिक्विड का कैसे करें, लिक्विड को कैसे लगाएंगे यहाँ पे? समझ रहे हो क्या क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? और इसको आप एक सप्लाई से कनेक्ट कर देते हो ना, लाइक दिस, तभी तो करंट जाएगा ना। और हमको ये करना है कि रेजिस्टेंस को बैलेंस पोजीशन पे लेके आना है, जिससे कि यहाँ पे इस ब्रांच में करंट जीरो जाए। यही है एम अपना। और उस केस में फिर अपन क्या करते हैं,
R2 by R1 is equals to R4 by R2 by R1 is equals to R4 by R3। क्लियर है क्या? तो ये तो आपका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर की बात हो गई। यहां पे अपन ने वायर रख दिया, पर मुझे तो लिक्विड कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकालना है ना, इलेक्ट्रोलाइट का। तो उसको कैसे रख दूं यहाँ पे? वो तो लिक्विड है, वो तो बह जाएगा ना। यहाँ रख सकते हैं क्या लिक्विड को? नहीं रख सकते ना, बह जाएगा वो तो उसके लिए क्या किया गया, एक सेल बनाया गया जिसका नाम दिया गया कंडक्टिविटी सेल। दो दो शेप में आता है वो सेल, वो मतलब वो सेल कुछ इस टाइप का एक शेप रहेगा। और ये दो वायर निकाल दिए, यहां भर दिया हमने इलेक्ट्रोलाइट, ये प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, ये भर दिया हमने अपना इलेक्ट्रोलाइट। प्लैटिनम क्यों ले रहे हैं पता है ना? क्योंकि वो इनर्ट है। कॉपर ऑपर लोगे तो वो खुद डिसॉल्व हो जाएगा। जिस भी इलेक्ट्रोलाइट का मुझे रेजिस्टेंस निकालना है, देखो इलेक्ट्रोलाइट भी कंडक्टर है तो उसका रेजिस्टेंस होगा, तो जिस भी इलेक्ट्रोलाइट का मुझे रेजिस्टेंस निकालना है उसको मैं इस कंडक्टिविटी सेल के अंदर भर दूंगा। एक इस शेप का आता है और एक आता है ऐसा सिलेंडर शेप वाला, उसमें भी ऐसी दो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड रहती है। आप अंदर इलेक्ट्रोलाइट फिल कर दो और यहाँ पे दो वायर बाहर रहते हैं जैसे इसके है, एनोड कैथोड, एनोड कैथोड। इसी को नाम दिया हमने कंडक्टिविटी सेल। इस कंडक्टिविटी सेल में जो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड हमने ली है उसकी लेंथ एल रहती है, सॉरी हाँ उसकी लेंथ एल, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, या लेंथ एल नहीं, एक सेकेंड, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस एल होता है, और ये जो है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए होता है। जैसा हमारा रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस का लेंथ ऑफ द वायर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कि वायर कितना मोटा है, वायर कितना पतला है। वैसे यहाँ पे आप लिक्विड को कैसे बोलोगे कि लिक्विड पतला है कि लिक्विड मोटा है? तो इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में ही अपना इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, तो इन दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और इन दोनों के बीच का लेंथ, ये हमारा एल और ए हो जाएगा। लेंथ ऑफ द कंडक्टिविटी सेल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टिविटी सेल। और ये जो दो वायर्स निकल रहे हैं ना, इन दोनों वायर्स को अपन यहां फिट कर रहे हैं। लिक्विड तो नहीं रख सकते ऐसे ही, बट लिक्विड को किसी कंटेनर के अंदर डाल के उसके अंदर से दो वायर निकाल के यहां अटैच कर दूं, तो यहां हो जाएगा मेरा इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी सेल। यहां क्या लगा देंगे अपन? कंडक्टिविटी सेल। समझ रहे? बाकी कंसेप्ट तो वही व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉलो करना है। बस ये देख रहे थे कि अपन यहां पे अपना लिक्विड कंडक्टर कैसे लेके आए, समझ रहे क्या? तो उसको अपन एक कंडक्टिविटी सेल में इन दोनों में से कोई भी सेल यूज कर सकते हैं, उसमें अपने इलेक्ट्रोलाइट को फिल कर देंगे और उनके जो दो वायर्स हैं उन दोनों वायर्स को यहां पर आके अटैच कर देंगे। समझ गए ना? और इस फॉर्मूले से अपन अपना रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। एम आई क्लियर? है ना? वही अपन लिखे हैं हेडिंग, रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो रेजिस्टेंस ऐसे निकाल लेंगे। यूनिट क्या होता है रेजिस्टेंस का? ओम। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। और कंडक्टेंस क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अभी तो आप लोगों ने बोला था ना कि कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आर अगर रेजिस्टेंस है तो कंडक्टेंस होता है आपका जी, रिप्रेजेंटेड बाय जी, और ये होता है 1/r। अब आर का यूनिट क्या है? ओम, रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। इसका सिंबल का नाम क्या है? ओमेगा, ओम, है ना? तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? पर ओम या ओम इनवर्स, या आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ओम को उल्टा कर दिए, या फिर स्पेलिंग को भी उल्टा कर लो, MHO, मो। नहीं, सबको उल्टा कर रहे तो स्पेलिंग को भी उल्टा कर देते हैं। ठीक है, तो ये तीनों यूनिट हो सकती है किसकी? कंडक्टेंस की। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। मो या ओम इनवर्स या उल्टा ओम, ये उसकी यूनिट्स हो जाएंगे। ठीक है, और इसी को अपन सीमेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीमेंस। ठीक है, चलो उसको लिखते हैं। पहले लिखना, every substance offer resistance, every substance offer resistance, every substance, भले वो सॉलिड हो, वो लिक्विड हो, कुछ भी हो, इवन हमारी बॉडी का भी रेजिस्टेंस होता है ना, our body also offers some resistance। ठीक है,
Every substance offer resistance to the flow of electricity. To the flow of electricity. To the flow of electricity. To a small or large extent. To a small or large extent. To a small or large extent. Full stop. The law that gives, the law that gives, the law that gives the exact value of resistance, the law that gives the exact value of resistance is known as Ohm's law. Is known as Ohm's law. Is known as Ohm's law, which states that, which states that, हाइफन डाल के स्टेटमेंट लिखना, if to the ends of a conductor, if to the ends of a conductor, if to the ends of a conductor is applied a voltage E, if to the ends of a conductor is applied a voltage E, फिजिक्स में V बोलते थे, E भी चलेगा, E भी चलेगा, EMF, EMF ना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हाँ, applied a voltage E, capital E, and a current I flows through it, and a current I flows through it, and a current I flows through it, then resistance R is given by, then resistance R is given by, R is equals to E by I. Is given by R is equals to E by I. Unit लिखना नीचे, unit is ohm. Unit ohm. ठीक है, नेक्स्ट टाइम लिखेंगे. The resistance of the electrolyte, the resistance of electrolyte, अपन को तो electrolyte का निकालना resistance. The resistance of a electrolyte can be measured, can be measured, can be measured by taking the electrolyte, by taking the electrolyte, by taking the electrolyte in a conductivity cell. सेल का नाम क्या है? कंडक्टिविटी सेल. इन अ कंडक्टिविटी सेल. नेक्स्ट लाइन में, द कंडक्टिविटी सेल कंसिस्ट ऑफ टू प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स. द कंडक्टिविटी सेल कंसिस्ट ऑफ टू platinum electrodes, two platinum electrodes having area of cross section A, having area of cross section A having area of cross section A and are separated by distance L. Capital A लिखना, capital A and separated by distance L, and separated by distance L. Full stop. Therefore, the electrolyte confined between these electrodes, cross-sectional area, area of cross-section equal to A, capital A, and are separated by distance L, small l. Full stop. Therefore, the electrolyte confined
Therefore, the electrolyte confined between these electrodes, therefore, the electrolyte confined between these electrode is a column of length L, is a column of length L, is a column of length L, and area of cross section A, and area of cross section A, area of cross section A. नेक्स्ट लाइन में द क्वांटिटी L by A, द क्वांटिटी L by A, अब ये तो फिक्स हो गया ना, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि आपने उस लिक्विड को उस कंडक्टिविटी सेल के अंदर डाल दिया। उन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, उन दोनों के बीच की लेंथ भी कांस्टेंट है, तो L by A कांस्टेंट हो गया। द क्वांटिटी L by A इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट, is called cell constant। इसका यूनिट क्या होगा सेल कांस्टेंट का? कांस्टेंट का यूनिट नहीं होता क्या? मीटर स्क्वायर पर मीटर। अरे आप वैल्यू पुट करो ना, लेंथ की जगह मीटर, एरिया की जगह मीटर स्क्वायर, एक एक मीटर कैंसिल, क्या बचा? पर मीटर। तो इट इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट whose unit is per meter, whose unit is per meter या पर सेंटीमीटर है ना, पर लेंथ है यूनिट, पर लेंथ, यूनिट इज पर मीटर और पर सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसी कंडक्टिविटी सेल को लेंगे और कहां लगा देंगे? व्हीटस्टोन ब्रिज के अननोन रेजिस्टेंस की जगह पर। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे द कंडक्टिविटी सेल, द कंडक्टिविटी सेल, द कंडक्टिविटी सेल, द कंडक्टिविटी सेल is connected, is connected, is connected in a Wheatstone bridge arrangement, in a Wheatstone bridge arrangement with three other resistance, with three other resistance, Wheatstone bridge arrangement with three other resistance to calculate the value of three other resistance, to calculate the value of unknown resistance of electrolyte, unknown resistance of electrolyte, unknown resistance of electrolyte। अच्छा, एक प्रॉब्लम और है, अगर आपने जैसे फिजिक्स में पढ़ा होगा कि आप यहाँ पर डीसी वोल्टेज देते हो ना, लाइक दिस, डीसी वोल्टेज दोगे तो ये इलेक्ट्रोलाइट तो डिसोसिएट हो जाता है, यानी कि उसकी क्वांटिटी में फर्क पड़ेगा ना, धीरे धीरे वो आयंस जो है वो चिपकते जाएंगे इलेक्ट्रोड में, तो इससे तो उसकी रेजिस्टेंस में फर्क पड़ेगा। तो इसलिए डीसी ना लेकर के अपन क्या लेंगे? एसी। समझ रहे हैं ना? तो ये डिफरेंस है आपके उस व्हीटस्टोन ब्रिज में और इस व्हीटस्टोन ब्रिज में। वहां पे हम चारों ही मेटल कंडक्टर्स ले रहे हैं जिसमें कि दो नोन है, एक वेरिएबल है, एक अननोन है जिसका निकालना चाह रहे हैं। यहाँ पे उस अननोन की जगह हमने कंडक्टिविटी सेल रख दिया, उस कंडक्टिविटी सेल के अंदर हमारा इलेक्ट्रोलाइट भर दिया और डीसी सप्लाई की जगह एसी सप्लाई ली है। और एसी सप्लाई क्यों ली है? तो उसका रीजन है कि डीसी सप्लाई की हेल्प, अगर 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 अपन डीसी सप्लाई लेंगे तो वो हमारे इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेक करेगा और इलेक्ट्रोलाइट का क्वांटिटी कम होना चालू हो जाएगा, तो उसके रेजिस्टेंस में फर्क पड़ेगा। तो इसलिए अपन क्या ले रहे हैं? एसी करंट। ठीक है, ये डायग्राम बना लो। और अननोन रेजिस्टेंस निकाले ना, R2 इज इक्वल्स टू R1 इंटू R4 बाय R3। इस तरीके से हम अपना अननोन रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, यहां लिखे ना कंडक्टिविटी सेल है ना, कंडक्टिविटी सेल।
डन। चलो कंडक्टेंस भी डिफाइन करते हैं, रेजिस्टेंस तो डिफाइन हो गया है, कंडक्टेंस डिफाइन करते हैं। चलो देखेंगे, कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ, कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस इज द reciprocal of resistance. Full stop. It is denoted by capital G. Capital G से डिनोट कर रहे हैं, which is 1 by R. यूनिट्स लिख लेना इसकी, ओम इनवर्स या ऐसे लिख दिए, या फिर मोव या फिर सीमेंस। पर ओम को सीमेंस भी बोलते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल एस। सीमन को शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल एस। ठीक है, ये तो हो गया रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। अब बात करेंगे रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी की। ठीक है, नेक्स्ट लाइन डालेंगे, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। तो हम रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करते थे कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। याद है, रेजिस्टिविटी यहीं से तो आई थी ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इन दोनों को एक साथ लिख दोगे, प्रोपोर्शनैलिटी से हटाने के लिए अपन कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते थे रो, रो एल बाई ए, इसी को हम क्या बोलते थे, रेजिस्टिविटी। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगा रेजिस्टिविटी का, आर ए बाई एल होगा ना यूनिट, अरे यूनिट ओम मीटर, क्या हो जाएगा, ये ओम है ऊपर, मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, क्या बचा यूनिट, ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। और डिफाइन कैसे करोगे रेजिस्टिविटी को, यहीं से आ जाएगा, देखो रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन, ए और एल, क्या करेंगे ए और एल के साथ 1 1 पुट कर दो। अब डिफाइन कर दो रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो डाल दिया रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। अब जैसे कंडक्टेंस रेसिप्रोकल था ना रेजिस्टेंस का, वैसी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। अरे कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, तो कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होगा, यानी 1 बाय रो। ठीक है, चलो उसमें आते हैं, पहले इसको लिखते हैं, नीचे लिखेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज first point directly proportional to L, first point directly proportional to L, and second point inversely proportional to A. L मतलब length of conductor है ना, and area of cross section. Resistance of a conductor is first point directly proportional to L यानी कि length and area of cross section A. दोनों को एक साथ लिख के सीधा यही वाला लिख दो डायरेक्ट, दैट इज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। लिखे, अगले लाइन में प्रोपोर्शनलिटी हटा के रो लगा दो, रो एल बाई ए, where rho is known as specific resistance। एक और नाम है इसका ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्यों बोल रहे हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मतलब आप ये बोलो कि उसकी वैल्यू रेजिस्टेंस के डायरेक्ट मतलब इक्वल है, कब, एक स्पेसिफिक केस में, जब लेंथ 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हाँ, क्या लिखे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, एक और नाम क्या है, रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। और इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी मटेरियल पे, है ना,
resistivity do not depends upon length and area of cross section of the material. हाँ, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती. अपन 10th में पढ़ते थे, एक क्वेश्चन आता था ट्रिकी क्वेश्चन कि लेंथ को डबल कर दिया, बताओ रेजिस्टेंस क्या होगा और रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी मटेरियल की. तो लेंथ डबल करोगे तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, बट रेजिस्टिविटी रिमेन्स सेम. ये जस्ट डेंसिटी जैसी है ना, कि आप आयरन इतना बड़ा लो या आयरन इतना बड़ा लो या आयरन और बड़ा लो, आयरन की डेंसिटी तो कांस्टेंट है. इन द सेम वे आप कॉपर का वायर कितना भी बड़ा लो, कितना भी मोटा लो, रेजिस्टिविटी इज कांस्टेंट. हाँ, रेजिस्टेंस तीनों का अलग अलग होगा. इतने छोटे वायर का रेजिस्टेंस कम होगा, बड़े वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और बड़े वायर का उससे ज्यादा होगा, बट रेजिस्टिविटी तीनों की सेम है क्योंकि मटेरियल तीनों का सेम है. तो एक लाइन उसके लिए भी लिख लेंगे, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. its value depends upon the material of the conductor. Its value depend upon the material of the conductor. चलो डिफाइन भी कर लेते हैं रो को. रो इज इक्वल्स टू आर ए बाय एल लिख लेना, फिर एल इज इक्वल्स टू 1 मीटर, लेट एल इज इक्वल्स टू 1 मीटर, एरिया इज इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर. चलो डिफाइन करेंगे इसको. रो इज इक्वल्स टू आर ए बाय एल. नीचे डिफाइन करना. Resistivity is defined as the resistance of a conductor. Resistivity is defined as the resistance of a conductor of unit length, unit matlab 1, of unit length and unit area of cross section. Unit length or unit area of cross section. Unit area of cross section. ठीक है, चलो यूनिट्स लिख लो इसकी. यूनिट्स क्या हो जाएगी? ओम मीटर. यूनिट ओम मीटर. ओम मीटर. ठीक है, ये हो गया रेजिस्टिविटी. अगला क्या बच गया? कंडक्टिविटी. चलो डिफाइन करो कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी इज द क्या? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. कंटिन्यू करो. कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ resistivity. Conductivity is the reciprocal of resistivity. फिजिक्स में कंडक्टिविटी को किससे डिनोट करते हो? पढ़े हो क्या फिजिक्स में कंडक्टिविटी? नहीं पढ़े ना, तो शायद फिजिक्स में ना सिग्मा से डिनोट करोगे, सिग्मा शायद, जहां तक मुझे याद है ना. बट केमिस्ट्री में इसको अपन दूसरे सिंबल से डिनोट करते हैं. ये कहलाता है कप्पा. इसको बोलते हैं कप्पा. के जैसा ही दिख रहा है पर के नहीं है ना. ये अपन ऐसा लिखते हैं ना, बट ये थोड़ा सा ऐसा है. ठीक है, प्रोनाउंस्ड एज कप्पा. कप्पा मेनिया, कप्पा. हाँ, जापान में था. क्या था जापान में? चलो चलो चलो. हाँ, चलो क्या लिख रहे हैं? द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी. इसका एक और नाम क्या होगा? जैसे उसको अपन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल रहे थे ना, तो उसको क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक कंडक्टेंस. रेजिस्टिविटी को बोल रहे थे ना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये क्या कहलाएगा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी. ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, इट इज डिनोटेड बाय कप्पा. सिंबल बना करके स्पेलिंग भी लिख लेना, KAPPA, कप्पा. ठीक है, और सिंबॉलिकली भी लिख लो, कप्पा इज इक्वल्स टू 1 बाय रो. कप्पा इज इक्वल्स टू 1 बाय रो. कप्पा इज इक्वल्स टू 1 बाय रो. ठीक है, आर क्या लिखे थे अपन? आर इज इक्वल्स टू 1 बाय जी लिखे थे ना. कप्पा इज इक्वल्स टू 1 बाय रो
कप्पा की वैल्यू पुट करें, क्या थी, सॉरी रो की वैल्यू पुट करें, क्या था रो का वैल्यू, आर ए बाय एल, ऐसे कुछ था, ये तो पीछे लिखे थे ना, उससे यूनिट निकाले थे, इसको रेसिप्रोकल करते हैं, ऊपर ले जाते हैं, एल अपॉन आर ए, एल अपॉन आर ए, व्हाट इज एल बाई ए, अरे एल बाई ए रेजिस्टेंस कैसे हो जाता है, अभी तो लिखे थे कहीं पीछे एल बाई ए क्या होता है, सेल कांस्टेंट, अरे ऊपर तो लिखे है, आप लोग यूनिट यूनिट बताते ना इसकी, पर मीटर पर सेंटीमीटर, कप्पा इज इक्वल्स टू 1/r, एल बाई ए अलग से लिखना ऐसे, और 1/r को जी लिख सकते हैं, और एल बाई ए को जी स्टार नाम देना, सेल कांस्टेंट को अपन जी स्टार से डिनोट करते हैं, तो कप्पा इज इक्वल्स टू जी इंटू जी स्टार, कप्पा इज इक्वल्स टू जी इंटू जी स्टार, लिख भी लेना, वेयर जी स्टार इज सेल कांस्टेंट। यूनिट बताइए जल्दी से कप्पा की, हाँ वो मीटर क्यों, पर मीटर नहीं होगा, आप पूरे रेजिस्टिविटी को रेसिप्रोकल कर रहे हो ना, व्हाट वाज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ओम मीटर, तो 1/ओम मीटर, तो मो पर मीटर हो जाएगा ना, मो यानी पर ओम पर मीटर, पर ओम पर मीटर, सुन रहे हैं क्या, यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ कप्पा 1/ओम मीटर, या फिर पर ओम पर मीटर, या फिर सीमंस पर मीटर, पर ओम को तो सीमन लिख रहे थे ना, तो सीमन पर मीटर इज द यूनिट ऑफ, या सीमन पर सेंटीमीटर भी हो सकता है, हाँ जनरली सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि हमारा जो सेल का लेंथ है, कंडक्टिविटी सेल तो छोटा सा है ना, तो वो अपन लेंथ सेंटीमीटर में ही नापेंगे, सुन रहे हैं क्या, तो पर सेंटीमीटर, सीमन पर मीटर और सीमन पर सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, समझ गए क्या, तो अपन 4 क्वांटिटी देख ली आज, रेजिस्टेंस ओम, है ना, V बाय आई, कंडक्टेंस G, 1/r, यूनिट सीमेंस, ठीक है, रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस R A बाय L, यूनिट ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर, कप्पा 1/रो, या अभी जो निकाले एक रिलेशनशिप और जी जी स्टार, जी जी स्टार, यूनिट सीमन पर मीटर, समझे क्या, क्लियर है यहां तक, है ना, तो ये 4 क्वांटिटी अपन आज देखे हैं, नेक्स्ट क्लास में से कुछ न्यूमेरिकल करेंगे इन चारों क्वांटिटी के हेल्प से, है ना, यूनिट आर वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट याद रखेंगे सबका, ठीक है, और ये आया कई बार डिराइव करने ना, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट, ये तीनों का नाम सुन के हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि पूछ क्या रहा है, बट एक्चुअली बस यही डिराइव करने बोल रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट, तो शुरुआत कहां से की थी हमने, कंडक्टिविटी के फॉर्मूले से, 1/रो, कंडक्टिविटी इज 1 बाय रेजिस्टिविटी, फिर हमने रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला पीछे निकाला था आर ए बाई एल, उसको पुट कर दिए, उसको उल्टा किए, एल बाई ए को जी स्टार रख दिए और 1/r को जी रख दिए, सिंपल, ठीक है, चलो थैंक यू।